नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज एक टोकन जो है बाइनेंस के लॉन्च पूल पर आ रहा है और कल से उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कौन सा है चलिए वो बताते हैं। कहीं ना कहीं गैंसलर साहब की अब छुट्टी हो रही है। बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने क्रिप्टो वालों को, तो अब ये उम्मीद है कि इनकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। एक एक्सचेंज जो है अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा है पूरी तरीके से, और मुझे लगता है कि शायद आप पर ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बोन गिर रहा है, क्या इसमें बाइंग बनती है, और आपका ग्रे स्केल वो भी ETF की लाइन में लग गया है। चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब में कहीं कंजूसी हो रही है भाई, कुछ कंटेंट अगर चेंज करना है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नो प्रॉब्लम, उस पर भी वर्क जरूर करेंगे। पहले लेते हैं जो एक टोकन बाइनेंस के लॉन्च पूल पर आ रहा है, वो है साफ साइबर, यानी कि CYBER। ये आपका 15 तारीख को इनके लॉन्च पूल पे आ रहा है। आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी 15 तारीख, यानी कि 12 UTC टाइम रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इनिशियल सप्लाई इसकी जो है लगभग 11 मिलियन के आसपास रहेगी, और वैसे टोटल सप्लाई इसकी जो है 100 मिलियन। और लॉन्च पूल पे जो इनिशियल एक तरह से जो एलोकेशन है वो लगभग जो है 3 मिलियन का है। तो इसके बारे में आपको पहले भी करीब 8-10 दिन पहले भी इसके बारे में आपको बता चुका था, लेकिन अब ये कि एक रिमाइंड देना आपको जरूरी है, क्योंकि कल से इसकी एक तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है। तो आप ETF सबसे ज़्यादा आजकल चर्चा का विषय, आप जिसको देखो वही ETF की बात करता है, और कहीं ना कहीं ये ETF की वजह से ही मार्केट में आप कोई भी हलचल ज़्यादा नहीं देख पा रहे हैं। यानी कि वही एक बोरियत या बोरिंग आप जिसे कहेंगे। लेकिन ये क्या है कि ये मार्केट के एक तरह से कहते हैं अप एंड डाउन्स हैं जो चलते रहते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन ग्रे स्केल आपका ये काफ़ी चर्चा में रहा। आपने जब पीछे देखा था सेल्सियस का मामला हुआ था या FTX का मामला हुआ था, उस टाइम पर ये आपने काफ़ी इसका नाम सुना था। अब ग्रे स्केल भी एक ऐसा एक तरह संस्थान कहेंगे जो पहले से ही क्रिप्टो करेंसी में, या ये कहेंगे कि पैरेलल एक्सचेंज चलाता है, जो ETF की लाइन में आ गया। अब तक देखिए 9 एप्लीकेशंस हैं, उनमें कोई भी एक डायरेक्ट रूप से क्रिप्टो में हो ऐसा नहीं है। लेकिन ग्रे स्केल आपका देखिए डायरेक्ट जो है क्रिप्टो में है। ये अपना एक पैरेलल BTC ओन करता है, यानी कि GBTC जो है, आपने GBTC का नाम भी सुना है। तो GBTC क्या है कि जिन लोगों को देखिए BTC पे कई बार होता है कि देखिए अपनी अपनी चॉइस होती है, उनको BTC पे यकीन नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि एक संस्थान से उसका टोकन ले लेते हैं, ये विश्वास पे कि देखिए BTC का भी कोई भरोसा नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई ओनर नहीं है, कहाँ लें कैसे लें। कुछ होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी, जिनको टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा यकीन नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको क्रिप्टो में आना तो है, लेकिन क्रिप्टो में डायरेक्ट नहीं आना, इनडायरेक्ट वे में आना है। तो इनडायरेक्ट वे ऐसे है। तो ये GBTC क्या है, ग्रे स्केल का एक तरह से अपना टोकन है, यानी अपना BTC है। अगर मान लीजिए GBTC 2 बाहर जा रहे हैं, यानी 2 कस्टमर को गए, तो उतना ही BTC उसको अपने पास रखना पड़ेगा, यानी कि उसके एक तरह से क्या कहेंगे सिक्योरिटी के तौर पर। यानी मान लीजिए GBTC 50 बिके हैं, तो 50 BTC ग्रे स्केल अपने पास रखेगा। इस तरीके से GBTC बिकता है, या उतनी ही सेम वैल्यू है जितनी BTC की है। तो ये कुछ सीन रहता है। तो यहां देखिए, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ये भी ETF की लाइन में आके लग गया है। तो ये देख लीजिए आपके ETF की कितनी बड़ी डिमांड है, और ये डिमांड जब पूरी होगी तो देखिए फिर आप BTC का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार SEC किसी तरीके से ये स्पॉट में ETF देना शुरू कर दे। आते हैं साहब गैरी गैंसलर साहब पर, यानी कि ये कमिश्नर हैं, और देखा जाए तो अब इनकी छुट्टी हो रही है। कहीं ना कहीं देखिए जो शायद क्रिप्टो वालों के लिए तो एक अच्छी बात है, क्योंकि गैंसलर साहब कहीं ना कहीं जो डिसीजन ले रहे हैं वो क्रिप्टो के फेवर के नहीं है। और वो क्रिप्टो के फेवर के क्या, ये लगता है जैसे वो अपनी पर्सनल चीजें, कुछ खुन्नस जिसे कहते हैं ना, वो निकाल रहे हैं। कहीं कोई डिसीजन आप यही ETF के मामले में ही देख लिया। आपने फ्यूचर में ETF दे दिया, क्यों दिया, जबकि वो ज्यादा वोलेटाइल है, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो ज्यादा लोगों को बर्बाद करता है फ्यूचर में। लेकिन आप स्पॉट में नहीं देना चाहते, क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, फ्यूचर में ये दे देंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है इनका अपना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये काफी पंप डंप भी करते हैं गैंसलर साहब। यानी कि ये भी, इन पे काफी इल्जाम ऐसे लग चुके हैं कि ये भी मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। खैर जो भी है वो एक अलग मामला है। लेकिन फिलहाल जो है हेस्टर पेस, ये एक नए अब जो है SEC के कमिश्नर बनने वाले हैं। अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है, और गैंसलर साहब अब जो है टाटा बाय बाय निकल लेंगे, तो अच्छी बात है। और ये एक तरह से क्रिप्टो जो अगले जो SEC के चेयरमैन या कमिश्नर जो बनेंगे वो क्रिप्टो फ्रेंडली हैं।
यहाँ पर आते हैं, एक एक्सचेंज ऐसा है जिसने अपना बोरिया बिस्तर समेटने की घोषणा कर दी है। एक्सचेंज का नाम है टेक्स्टबिट। ये साहब देखिए इंडिया से या यूएसए से या ये कहो कि उनसे कहीं से बिलोंग करता है, ऐसा नहीं है। ये नीदरलैंड का एक्सचेंज है। लेकिन कुल मिला के अगर यहाँ देखेंगे तो क्रिप्टो के लोग तो हैं ना वहाँ भी, तो क्रिप्टो के लोग कहीं ना कहीं वहाँ तो पैनिक में आएंगे आएंगे। तो ये नीदरलैंड का एक्सचेंज है। इसने जो एक पीछे अगर जो बात कही है वो ये कही है कि जो क्रिप्टो में आजकल चल रहा है उससे कहीं ना कहीं एक्सचेंज को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ सेम कंडीशन इंडिया में भी है। आजकल आप देख रहे हैं जो इंडिया में एक्सचेंज हैं उनको कितना बेनिफिट हो रहा है, कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा है। जब से टैक्स और टीडीएस लगा है तब से तो देखिए एक्सचेंज की वो कहते हैं हालत खराब है। तो यहाँ जो भी है टेक्स्टबिट ने अपना फिलहाल घोषणा कर दी है कि हम अपना जो है एक तरह से सब कुछ क्लोज करने जा रहे हैं। जैसे हॉटबिट निकल गया उसी तरीके से टेक्स्टबिट ने भी घोषणा कर दी है। लेकिन टेक्स्टबिट ने अभी तक जो है विड्रॉ की कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की है कि आप विड्रॉ कब तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, या और आपको एक्सटेंड टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं टेक्स्टबिट की तरफ से यह भी अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन ये कोई भी एक्सचेंज है कभी भी आउट हो सकता है। आप ये ना समझें कि ये अच्छा है या वो अच्छा है, क्योंकि कई बार ये आता है हर एक्सचेंज के अलग अलग पूछा जाता है ये अच्छा है क्या, ये अच्छा है। देखिए फाइनेंशियली सिस्टम में कोई भी ये नहीं कह सकता। ये तो जो लोग ओन करते हैं, जो उसके कर्ता धर्ता हैं, ये तो उन्हीं को पता है कि उनकी जो ये एक्सचेंज है किस कंडीशन में है, फाइनेंशियली कितनी मजबूत है। ना मैं बता सकता हूं ना आप बता सकते हैं। तो यहां हमेशा आपको बोला है कि जिस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखते हैं, यानी कि आप 10, 15, 20, 50 जिसकी जैसी हैसियत अपने टोकन्स लेते हैं, यानी कि आपने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्ट कर रखा है कई जगह पे, उसी तरीके से आप एक्सचेंज भी एक नहीं कम से कम 2-4 एक्सचेंज को यूज कीजिए। तो कम से कम ये है कि अगर मान लीजिए एक के साथ कोई मुश्किल आती है तो कम से कम और आपके पास एक्सचेंज तो है बैकअप के लिए। अगर एक ही एक्सचेंज पर आपका सारा फंड है तो भाई साहब कभी भी हो सकता है कुछ भी। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप जो है कम से कम 2-3 एक्सचेंजों को तो कम से कम यूज कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं मार्केट पर। देखिए मार्केट में आपके जो है बीटीसी अभी 29,300 का चल रहा है। वही एक रेंज, सुबह देखो तो वही, शाम को देखो तो वही, कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी है नहीं। हाँ ईटीएफ की कुछ न्यूज़ निकलती हैं तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल मुझे कोई अभी उम्मीद नहीं है। यही रेंज में साइड में ही देख रहा हूँ, जिसे आप बोरिंग कह सकते हैं, बस यही कह सकते हैं। बोल $1.49 पर अभी चल रहा है। कितना और नीचे जा सकता है? मैंने आपको देखिए कल के वीडियो में शाम को कहा था कि देखिए जिन्होंने प्रॉफिट लिया बहुत अच्छा रहा, और उनको एक रेंज भी दी थी कि अगर ये 1.40 की सीरीज तक आता है तो आप यहाँ डीसीए शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि सिवेरियम कब आ रहा है। तो देखिए अगर सिवेरियम, जैसे कल कुकॉइन का जो स्टेटमेंट था कि शायद 15 या 16 में अनाउंसमेंट हो सकता है, अगर ये अनाउंसमेंट हुआ तो बोन अच्छा खासा हाइप पकड़ेगा, शिवाइनू भी हाइप पकड़ेगा। अगर मान लीजिए ये ही न्यूज कल यानी कि 15 तारीख या 16 तारीख में ये न्यूज कहीं आ गई, या इसको एक हफ्ते और एक्सटेंड कर रहे हैं, या आगे दोबारा अनाउंसमेंट कोई करेंगे, तो भाई साहब फिर ये थोड़ा सा और भी गिर सकता है। तो यहां डिपेंड करता है कि न्यूज क्या निकल के आती है। तो देखिए इसका प्रेडिक्शन तो कोई भी नहीं कर सकता। ये तो साहब अब ये सिवेरियम की जो टीम है वही अनाउंसमेंट करेगी, उसी के आधार पे इसका जो कुछ होना होगा। इसलिए मैंने कल आपको कहा कि आप डीसीए या एसआईपी कीजिए, कोई भी लमसम अमाउंट नहीं डालना है। लेकिन फिर भी मैं आपको अभी ये कहना चाहूंगा कि इसको 1.40 की सीरीज तक आने दीजिए, तभी आप डीसीए या एसआईपी शुरू करें। वरना तो देखिए आपको पहले से फंड पड़ा ही है, बहुत कम लोगों ने प्रॉफिट लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीद एकदम से कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप अभी वेट कर लीजिए। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि ये 0.60 या 0.70 या 0.65 तक लोग बोल रहे हैं कि वहाँ तक आएगा, तो साहब मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। मैं आपको बहुत क्लियर बोलूँ, यहाँ तक आने के लिए बीटीसी को भी बहुत नीचे आना पड़ेगा। अगर बीटीसी बहुत नीचे आएगा तभी इस सीरीज में आएगा। तो भाई साहब इस कोई उम्मीद अभी ऐसी कुछ नहीं है। यानी कहीं ईटीएफ ने जो है बहुत कुछ लोगों को उम्मीदें बना रखी हैं और कहीं ना कहीं उसको वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, इसलिए बीटीसी नीचे नहीं आ रहा है। आप खुद देखिए कि 29,300-400 के रेंज पे करीब करीब 2 महीने होने को आ रहे हैं। आप ही मान लीजिए, कहीं थोड़ा बहुत बीच में पंप डंप हो गया, एक अलग सीन है। तो इतने दिनों से इतना लॉन्ग टाइम तक एक ही रेंज को पकड़ के रखना बहुत बड़ी बात है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करके रखें तो ज़्यादा बेहतर है। एआरबी में वेल ने देखिए लगभग 1.47 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, और ये मान लीजिए 1.27 मिलियन एआरबी को खरीदा है, यानी आर्बिट्रम। तो यहां देखिए एआरबी में थोड़ी सी इंटरलन बाइंग चल रही है और बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। थोड़ा सा फोकस रखिएगा एआरबी पर भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका प्राइस कोई बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट हो जाएगा या कुछ
अचानक से तूफान आने वाला है। लेकिन मैं आपको वो चीज बता सकता हूं कि हाँ, इसमें इंटरनल बाइंग चल रही है, बड़े बड़े लोग बाइंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इसमें फोकस जरूर रखें। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।